नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम चलती रहे जिंदगी। मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। दर्शकों, भारतीय कहावत है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यानी जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही आपका मानसिक स्वास्थ्य होगा, और जब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है आपकी जिंदगी खुशहाल होगी और स्वस्थ होगी। और इसी कामना के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि आप अपना जीवन स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ खुशहाल जिंदगी जिए। और इसी बात पर आज हमारे साथ जो इतने अच्छे प्यारे प्यारे दर्शक मौजूद हैं और जो हमारे साथ ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, उन सभी के लिए एक बार जोर से तालियां बजाते हैं। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने कहा है कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो खास तौर पर होगा कि कैसे आप एक अच्छा और प्रॉपर डाइट लें और योग के जरिए कैसे एक खुशहाल जीवन जिए। और इसी के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर अंजलि फाटक, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन से अवार्ड लिए हुए हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं और योग एक्सपर्ट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स नाहिद। और हमारी मैम के लिए और दर्शकों के लिए एक बार दर्शक जोर से तालियां बजा दी जाए। तो मैम, जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत ये जो तालियों से हुई है, इसकी भी एक खास वजह है। कहा जाता है कि ये जो तालियां है ना, ये सबसे अच्छा योग है, आसान योग है, और कहीं ना कहीं ये माहौल में खुशियां बटोर देता है, खुशियां फैला देता है। बिल्कुल सही कहा नाहिद। ताली बजाना भी एक ताली थेरेपी है, जो कि बेसिकली आपको मेंटल रिलैक्सेशन देती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, आपको स्ट्रेस फ्री रखती है और एक हैप्पी जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट करती है। इसलिए ताली थेरेपी बेस्ट थेरेपी है। और जब भी योगासनास आपके मतलब जो सेशन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद एक ताली थेरेपी ज़रूर होती है। जी बिल्कुल, यानी कितनी छोटी सी आसान सी चीज़ है कि आप बस घर के अंदर या जब परिवार के साथ मौजूद हो तो छोटी सी थेरेपी के जरिए, छोटे से योग की क्रिया के जरिए खुशियां फैला भी सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो क्यों ना इस बात पर एक बार जरूर तालियां बजनी चाहिए और जोर से बजनी चाहिए। तो मैम, कहा जाता है ना कि जीवन अगर आपको खुशहाल जीना है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा भी है कि जो दीपक में तेल की तरह होता है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत, और बहुत ज़रूरी है खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए। कितना प्रॉपर फूड होना चाहिए ये एक अच्छे जीवन के लिए, वो आप अपनी डाइट और योग के ज़रिए कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए ना, जब भी आप डाइट का प्लान करते हैं तो मैं हमेशा ही इस चीज़ पे वो करती हूँ कि आपका डाइट हमेशा बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें कि सब चीज़ें संतुलित होना चाहिए, चाहे भले ही वो प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, वसा हो, वाटर कंटेंट हो, सॉल्ट हो, इवन नमक भी। ये सारी चीज़ें आपके खाने की जो प्लेट है ना, उसमें पूरा बैलेंस तरीके से होना चाहिए कि आपका एक चावल हो, चपाती हो, सब्जियां हो, दालों का पोर्शन हो, दही हो, छाछ हो, फल हो। मतलब ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है कि ये सारे जो फूड ग्रुप्स हैं ये सारे मिल करके एक बैलेंस प्लेट को बनाते हैं। जी बिल्कुल। और कहा भी जाता है जो भारतीय थाली होती है ना, वो एक सेहत का बहुत अच्छा एक संतुलित आहार होती है, क्योंकि हम अक्सर भारतीय भोजन में देखेंगे कि दाल भी होती है, चावल भी होता है, कुछ सलाद भी खाने में लिया जाता है, चटनीज भी होती हैं, चटनी भी होती है, अचार भी होता है। राजस्थान के अंदर तो ये विशेषता है कि केर सांगरी का अचार हो या कुछ मिर्ची हो, टिपोरे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद दही या रायता भी हम शामिल करते हैं। मौसम के अनुसार भोजन बहुत जरूरी है। और कहा भी है ना कि अच्छा स्वास्थ्य तभी होगा जब आपकी डाइट बैलेंस होगी। बिल्कुल। खास तौर पर एक बात कही जाती है जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि व्यायाम वो एक कुंजी है अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य जीना है। और अब तो जो योग हमारी भारतीय परंपरा रही है सदियों पुरानी, ऋषि मुनियों के ज़माने से, अब ना सिर्फ हम बल्कि पूरा विश्व जो है वो योग दिवस के तौर पर योग मना रहा है। हर वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। एक बैलेंस डाइट के साथ योग कितना ज़रूरी होता है? देखिए, हर व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा तो व्यायाम करना ही चाहिए, और वो
रेगुलरिटी रखना है उसमें, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट कर लेते हैं कई बार और फिर उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं या डेली नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं करना है। आपके शरीर में जैसे पानी पीना आवश्यक है, अच्छा खाना आवश्यक है, वैसे ही स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है, और योग तो उसमें सर्वोपरि है, जिसको कि आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिल चुकी है। ये बात आपने बहुत सही कही है और बहुत जरूरी भी है कि अक्सर 1 जनवरी को जब नया साल शुरू होता है तो अक्सर लोग ये अपने आप से संकल्प करते हैं कि भाई आज से तो हम जो है योग करेंगे, जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, खाना जो है बिल्कुल बैलेंस खाएंगे, लेकिन वो कई बार जनवरी तक भी पूरा नहीं हो पाता संकल्प। तो योग या व्यायाम शुरू करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। उसे कंटिन्यू करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, खुद से क्या प्रण लेना चाहिए? देखिए, यदि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और स्पेसिफिकली हम योगा की बात करते हैं, तो शुरुआत में यदि आपको आदत नहीं है तो आप थोड़े कम समय के लिए उसको कर लें। मतलब लाइक शुरुआत के टाइम पे आप 30 मिनट्स करिए उसको, फिर उसको बढ़ाइए, आप 40 मिनट तक ले जाइए, 45 मिनट तक ले जाइए, फिर 1 आवर करिए, और कोशिश कीजिए कि उसको नियमित करें। यदि सप्ताह में आप एक दिन नहीं कर पा रहे हैं योग, या संडे की बात है, तो उस दिन आप वॉक करिए, मतलब कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। और ऐसे करेंगे तो आप धीरे 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 प्रैक्टिस में आते जाएंगे, क्योंकि योगा के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि वो मतलब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे रेगुलरली करना ही चाहिए। यानी कुछ हल्के व्यायाम से ही शुरुआत करना चाहिए, कि कोशिश नहीं करना चाहिए सूक्ष्म व्यायाम से कर लें, जैसे कि अपन कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, छोटे छोटे व्यायाम कर लें, योग क्रियाओं को भी कर सकते हैं, है ना, तो वैसे अपन स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर आप रेगुलरली फिर आप पूरे स्टैंडिंग आसनास कीजिए, मतलब सूक्ष्म व्यायाम के बाद स्टैंडिंग आसन हो गए, आपके बैठने वाले आसन हो गए, लेटने वाले आसन हो गए, मतलब इस टाइप के आसनास होते हैं। अंत में हम प्राणायाम भी करते हैं, फिर एक उसकी पूरी सीरीज के अकॉर्डिंग उसको वर्क करें। मैम, यहाँ जहाँ जिक्र किया है आपने कुछ व्यायाम का, सूर्य नमस्कार जो सबसे खास माना जाता है, और भारतीय परंपरा भी है कि जब भारतीय जो महिलाएं हैं हो या पुरुष हो, वो जब सुबह उठ रहे होते हैं तो सूर्य को नमस्कार जरूर करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं। तो सूर्य नमस्कार स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है और कितना कम समय में वो किया जा सकता है? देखिए, सूर्य नमस्कार या सन सैल्यूटेशन जिसे हम कहते हैं, वो इसलिए बहुत मतलब जैसा कहना चाहिए कि बहुत अच्छा व्यायाम है, बिकॉज उसके अंदर 12 आसनास हैं जी पूरे, है ना। तो सूर्य नमस्कार यदि जैसे कहता है कि यदि किसी को पूरे आसनास करने का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट आप 21 सूर्य नमस्कार, 11 सूर्य नमस्कार, 51 सूर्य नमस्कार इतना भी करते हैं ना, तो भी पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। बिकॉज सूर्य नमस्कार के जो आसनास हैं वो आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन पे काम करते हैं, स्ट्रेचिंग पे काम करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए काम करते हैं, है ना। जैसे कि उसके अंदर ताड़ासन की एक मुद्रा होती है या अश्व संचालन की मुद्रा होती है, तो उससे आपको एक मतलब बॉडी बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाती है आपकी। और पर्वतासन होती है, जिससे कि आप आपके पेट से रिलेटेड एक्सरसाइजेज, आपके वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड एक्सरसाइजेज, आपके लेग से रिलेटेड एक्सरसाइजेज, आपके नेक से रिलेटेड, मतलब पूरे बॉडी के आसनास उसके अंदर समाहित होते हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार को हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट आसनास के अंदर उस श्रेणी में लिया गया है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों को इसका पूरा ज्ञान नहीं होता कि इसको करना कैसे है, सूर्य नमस्कार का प्रॉपर तरीका कैसा है। तो इसके लिए दर्शकों, हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। हम अपने कार्यक्रम के दरमियान ही आपको सूर्य नमस्कार का सही प्रॉपर तरीका कैसा है, कैसे आसन करना चाहिए, कितने समय करना चाहिए, ये सब ज़रूर दिखाएंगे, और मैम के ज़रिए जानेंगे भी कि उनका फ़ायदा क्या होता है, कौन से आसन से क्या कुछ फायदा मिल रहा होता है। तो मैम, सूर्य नमस्कार एक छोटी सी क्रिया है जो शायद महिलाएं भी घर पे कर सकती हैं। अक्सर रहता है कि महिलाओं को वक्त नहीं मिल पाता, वो अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दे पाती। कितना समय लगता है सूर्य नमस्कार करने में? मतलब हार्डली आप 2 से 3 मिनट का समय माने, है ना। तो स्टार्टिंग फेज के अंदर वो 5 सूर्य नमस्कार से भी स्टार्ट कर सकती हैं, और फिर धीरे 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 उसकी संख्या बढ़ाती जाएं। लेकिन कोई भी आसनास करने के पहले आप अपने बॉडी को वार्म अप जरूर करें, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी के अंदर गर्माहट नहीं होगी, आप बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज बॉडी यदि आप वैसे स्ट्रेच करते हैं तो कई बार पेनफुल हो जाता है। तो एक तो है कि आप वार्म अप करके करें, किसी के सुपरविजन में करें, क्योंकि योग और आसन जो है वहाँ पर बॉडी बैलेंसिंग का भी काम है, और आपका जो आसन है वो परफेक्ट होना चाहिए, पोस्चर।
सो योगा में पोस्चर का बहुत महत्व है। आपको फास्ट करने के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप अपने पोस्चर्स को ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि उस आसन का फायदा तभी मिलेगा जब आप उसको प्रॉपर पोस्चर के अंदर करेंगे। बिल्कुल, और वो हम कार्यक्रम के दौरान देखेंगे भी कि किस तरीके से किया जाता है। और जहां महिलाओं की बात की, आज हमारे साथ बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं जिनमें अधिकतर महिलाएं ही हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि जो कहते हैं ना कि घर की जो थाली होती है वो महिला ही सजा रही होती है, तो अपने स्वास्थ्य के साथ उसे अपने परिवार के स्वास्थ्य की भी चिंता होती है। तो इतने दर्शकों में से किसी के मन में कोई सवाल है जो कि अंजलि मैम से कुछ पूछना चाहती हैं? आप में से कोई पूछना चाहता है? जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? अपने बारे में बताएं। नमस्ते मैम। नमस्ते, मेरा नाम ममता प्रजापति है जी। और मेरा सवाल है एसिडिटी के बारे में, कि आजकल हर लोगों में, सभी लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो हम ऐसा कौन सा योग या फिर खान पान करें जिससे इस बीमारी से हमें छुटकारा मिल सके? देखिए रेखा जी, एसिडिटी के लिए हमें सबसे पहले अपने पानी आप कितना पी रहे हैं उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बॉडी को हाइड्रेट रखना, पानी आप पिएंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड थिंग है कि बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। जस्ट आप खाने के बाद आपको बैठना नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सो गए खाने के बाद, तो उस कंडीशन में नहीं आना है। बॉडी का मूवमेंट ज़रूरी है। तो एक तो बॉडी का यदि आप मूवमेंट करते तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा आपको बताया मैंने कि पानी पीते हैं, पानी के साथ नारियल पानी भी बहुत अच्छा है उसके लिए, वो आप ले सकते हैं। सौंफ का पानी ले सकते हैं, अजवाइन और ज़ीरे का पानी, ये भी आपकी एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक योग क्रियाओं की बात है, तो योग क्रिया में आप कपालभाति क्रिया कर सकते हैं और अनुलोम विलोम क्रिया कर सकते हैं। और बॉडी में जब तक आप आसनास या कुछ करोगे तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक हम यदि डाइट की बात करते हैं, तो डाइट के अंदर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, मतलब छोटे छोटे मील्स खाने हैं। और जहाँ तक हो सकता है कि खाने के बाद हम शतपौली को कहते हैं कि 100 कदम ज़रूर चलना है। मतलब आपका भले ही वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, खाने के जस्ट बाद आपको नहीं बैठना है, आपको थोड़ा थोड़ा चलना है, जिससे कि आपकी एसिडिटी कंट्रोल में रहेगी। मतलब एसिडिटी के लिए आपको डाइट के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल और आपकी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जो हैबिट्स हैं आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उनको भी ठीक करना पड़ेगा। इसके साथ आप बहुत लेट नाइट खाना ना खाएं। जैसे आपने लेट नाइट खाना खाया और आप सो गए तो भी आपको कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। बहुत गरिष्ठ खाना, हैवी खाना, ऑयली खाना उन दिनों में नहीं खाएं तो आपको एसिडिटी से काफ़ी आराम मिल सकता है। बहुत अच्छा सवाल था ममता जी का ये, और वाकई ये एक बहुत आम समस्या है, लेकिन अधिकतर हर घर के अंदर पाई जाती है। और अब तो ये समस्या इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि कई बार लीवर कैंसर, अल्सर, इस तरीके की समस्याओं तक पहुंचा। अच्छा, इसमें एक अग्निसार क्रिया भी होती है जी, उससे भी काफी आपको आराम मिल सकता है। मतलब योग में भी एक अग्निसार करके एक योगिक क्रिया है जो कि आपके एसिडिटी से काफी रिलीफ आपको दे सकती है। यहाँ बात आपने की थी कि लाइफस्टाइल भी बैलेंस होना चाहिए, कि आप देर से खाना नहीं खाएं। देर से खाना खाना, क्योंकि आजकल अधिकतर यंगस्टर का खास तौर से ये लाइफस्टाइल हो चुका है कि वो लेट नाइट खाना खाते हैं, दैट्स वाई वो सुबह भी देर से उठते हैं। कितना इफेक्ट डालती है ये सब? देखिए, यदि आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो सबसे पहले तो आपके मतलब जैसे रेखा जी ने क्वेश्चन पूछा था, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। उसके साथ आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण वेट गेन का प्रॉब्लम आएगा। आपकी यदि नींद प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि आप लेट नाइट खाना खाएंगे तो एकदम से आपकी नींद नहीं होगी। सो आपको हो सकता है कि हेडेक का प्रॉब्लम हो, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो, और स्लीप प्रॉपर नहीं होती है तो आपके हार्मोन्स भी प्रॉपर नहीं रहते हैं। सो इसलिए लेट नाइट खाना जो खाना है वो गट हेल्थ के साथ आपके मेंटल हेल्थ को भी खराब करता है, और कंसंट्रेशन नहीं होता। नेक्स्ट डे के लिए आप कभी भी फ्रेश फील नहीं करोगे यदि आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती है तो, है ना। और लेट नाइट भी यदि आप खाना खा रहे हो तो उसमें क्या खा रहे हो वो भी मायने रखता है। इसलिए कोशिश ये करता है कि खाना आपको सही समय पर 7:30 8 बजे तक, 8:30 बजे तक आप अपना खाना खाइए, और उसके बाद में आप कुछ ग्रीन टी या अजवाइन वाटर या सौंफ का वाटर ऐसा ले लेते हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है चीज़ें। कई बार टर्मरिक मिल्क जिनको सूट करता है वो टर्मरिक मिल्क भी ले सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ऐसा करने से आपका ये जो लेट नाइट खाना है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाती हैं। यानी ममता जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा और जाहिर सी बात है आप अपने जवाब से संतुष्ट भी होंगे। यहाँ बहुत सारे ऑडियंस मौजूद हैं हमारे साथ जिनके मन में बहुत सवाल होंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं सर, आपके मन में सवाल है, बताएं सर क्या? आजकल हार्ट अटैक से काफ़ी मौतें हो रही है, तो इसके बचाव के लिए जैसे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्या खाना चाहिए,
देखिए, हार्ट अटैक आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है। तो इसमें मैं कहूँ तो एक तो आपका बॉडी का वेट आपको कंट्रोल रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करवाइए या बीएमआई के अकॉर्डिंग अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। सेकेंड थिंग ये है कि फिजिकल एक्टिविटी, अगेन मैं कहूँगी कि वो करते हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न होती है, पर वहाँ मैं एक चीज़ और कहूँगी कि फिजिकल एक्टिविटी में भी अति नहीं करें। कई बार बहुत ज़्यादा अति एक्टिविटी करने से भी आपको हार्ट अटैक्स या बहुत ज़्यादा हार्ट पे प्रेशर आता है। इसके अलावा आप अपने डाइट के अंदर छोटे छोटे बदलाव करें, जैसे कि आप ऑयल्स की मात्रा कम कर दें खाने के अंदर, और रिफाइंड ऑयल्स की जगह कच्ची घानी का ऑयल्स यूज़ करें। फाइबर कंटेंट बढ़ा दीजिए, सैलेड्स आपके खाने में अच्छा रखिए, और शक्कर और नमक ये जितना हो सकता है उतना कम से कम करने की कोशिश कीजिए। बाहर का खाने की बजाय आप घर का खाना प्रेफर करें। ये अच्छा रहेगा। आप खाने के साथ में छाछ वगैरह भी ले सकते हैं, इससे भी काफ़ी मतलब आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। आपके गट हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको करनी है। अच्छा खाना आपको खाना है, घर का बना खाना है, तला भुना या बाहर के खाने ज़्यादातर नहीं खाने हैं। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं, बेसिकली ऑयल कंटेंट्स का ये होता है कि ऑयल मीठा, जिससे कि आपका वजन बढ़ता है जी। तो वो आपके कार्डियक प्रेशर हो सकता है आपको। बिल्कुल। और जहां आपने तेल का जिक्र किया है, हाल ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जनता से ये आह्वान किया है और अपील की है कि अपने खाने में 10% तक तेल की कटौती कर दें। खासतौर से भारतीय महिलाओं से उन्होंने आग्रह किया है कि एक स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए तेल का उपयोग जो है वो कम करना शुरू कर दें। कितना ज़रूरी है ये पहल, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि जब तक आप खुद से जागरूक नहीं होंगे ना, तब तक आप अपने पूरे परिवार का भी जो जीवन है, जो जीवन शैली है, वो अच्छी नहीं कर सकते। तेल की मात्रा को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी का ये जो तेल कम करने का आह्वान है, इससे काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स मतलब होने वाले हैं। क्योंकि यदि आपने रोज़ 10% कम किया तो अब आप खुद सोचो कि आप मंथ में कितना कम कर लोगे ऑयल। मतलब रोज़ यदि थोड़ा थोड़ा कम करके अपने खाने से कम करेंगे। और महिलाएं चूँकि जो है वो घर की धुरी हैं, तो बेसिकली किचन में उन्हीं का वो रहता है कि वही खाना वगैरह बनाते हैं। तो यदि वो वहाँ से कटौती करना चालू करती हैं तो तेल की मात्रा कम होती जाएगी। अच्छा, तेल की मात्रा तो हमें कम करनी है, तेल की क्वालिटी पे भी हमें बात करनी है कि आप फैट्स खाइए लेकिन गुड फैट्स की तरफ जाइए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिफाइंड ऑयल्स की जगह आप कच्ची घानी का ऑयल्स यूज़ कीजिए, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज़ कीजिए, पाम ऑयल और अदर जो बैड ऑयल्स हैं उनकी जगह पे आप अपना जैसे मूंगफली का तेल हुआ या तिल का तेल हुआ, नारियल का तेल हुआ, इनको आप अपने खाने में ले सकते हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मस्टर्ड ऑयल हुआ, वो काफ़ी अच्छे ऑयल्स हैं जिनका कि स्मोकिंग पॉइंट हाई रहता है, वो आप कम कीजिए। कुकिंग मेथड्स में भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डीप फ्राइंग की जगह पे स्टीम्ड फूड को प्रेफर करें, या कम तला हुआ खाना यदि आप खाते हैं तो फर्मेंटेड फूड खाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए तेल अपने को यदि डाइट में आप कम करते हो तो आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स के साथ साथ फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम से भी काफ़ी आराम मतलब निजात मिल सकती है। क्योंकि नेचुरली बॉडी के अंदर यदि फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो स्पेशली बैड फैट्स ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप गुड फैट्स के लिए नट्स को अपने डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा फैट मिले। क्योंकि देखिए, फैट जो है वो बॉडी में ज़रूरी है विटामिन डी के और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। आपको फैट खाना है लेकिन अच्छे सोर्सेज से खाना है और उसकी क्वांटिटी कम रखनी है। यहाँ एक जिक्र करना चाहूँगी मैं, अक्सर कहा जाता है जो हार्ट पेशेंट होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनमें स्टंट डल रहे होते हैं ब्लॉकेज की वजह से, उन्हें एक्सरसाइज या योग करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? देखिए, जब भी कोई मतलब आपकी सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड करते हैं और डॉक्टर्स के उसके अंदर तो डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं कि आपको इतने दिनों के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, इतनी फ्रीक्वेंसी की एक्सरसाइज करनी है, इतने समय के लिए एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि वो ये चेक करते हैं कि आपके कार्डियक लोड कितना आप सहन कर पा रहे हो। और फिर धीरे धीरे आप मतलब डॉक्टर के सुपरविजन में और फिजियोथेरेपिस्ट जो बताएंगे उसके सुपरविजन में आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हो। फिर वो चीज़ें, वो गाइडेंस आप अपने योगा इंस्ट्रक्टर को दे सकते हो कि मुझे डॉक्टर ने ये रिकमेंडेशन दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप मुझे योगासनास करवाएं। आप धीरे धीरे प्रोसीड कर सकते हैं। तो स्टंट के बाद में भी आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और नॉर्मली अपने आप को डेली का जो फिजिकल एक्टिविटी या योग है वो आप रेगुलर क्लासेस में भी कर सकते हैं, यानी हल्का व्यायाम वो उसके बाद भी, क्योंकि मतलब अक्सर लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं। यस, जस्ट सर्जरी के बाद थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप स्टार्ट करते हैं तो एक नॉर्मल लेवल तक अपने आप को ला सकते हैं।
यहाँ मुझे लग रहा है दर्शकों को स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक भी हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं। शायद कुछ सवाल पूछना चाहती हैं आप। कौन सवाल पूछना चाहता है आप में से? जी पूछे मैडम। और मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आजकल आम लोगों में डायबिटीज, शुगर की जैसी बीमारियाँ हो रही है, तो मैम प्लीज़ आप बताइए कि उससे रोकने के लिए ऐसा कौन सा योग करें, खान पीन करें जिससे इस बीमारी से बच सकें। जी, डायबिटीज़ में बात करते हैं तो डायबिटीज़ टाइप 2 की बात करते हैं, जो कि बेसिकली लाइफस्टाइल से रिलेटेड बात है ना। टाइप 1 में तो बेसिकली आप पूरी तरह से फिर इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन टाइप 2 लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है। सो इसमें भी अगेन वेट का ही है कि जहाँ आपका वेट बढ़ा नहीं और फिजिकल इनएक्टिविटी हुई तो तब आपका ये प्रॉब्लम होता है। बेसिकली हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण ये सब होता है। उसको रोकने के लिए सबसे पहले तो अपने डाइट में आपको अच्छी चीज़ों को डालना पड़ेगा। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, मतलब जिनकी की ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मीठे फल, मीठी सब्जियाँ और प्रोसेस फूड या शक्कर वाली जो चीज़ें हैं वो आपको खाने के अंदर कम करनी है। एक तो ये ध्यान रखना है, रिफाइंड जैसे कि ब्रेड हुआ, पास्ता हुआ, इस टाइप की चीज़ें, पाव हुआ, ये अपने को कम करना है, जिससे कि एकदम से शुगर लेवल आपका बढ़ता है और जिससे इंसुलिन स्पाइक कहते हैं हम जिसको बेसिकली कि वो होता है। तो वो चीज़ें अपने को कम करके उसकी जगह आप फाइबर वाली चीज़ें जैसे कि स्प्राउट्स आप खाइए, चना खाइए, राजमा खाइए, छोले खाइए। इसके अंदर वो मात्रा अच्छा होता है, मतलब दालें, अंकुरित, ये अपने डाइट में रखिए। सलाद रखिए, सब्जियां बहुत अच्छी रखिए, तो पत्तेदार सब्जियां जो हैं। सो बेसिकली फाइबर सोर्सेज यदि आप अच्छा रखते हैं तो डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में रहती है। उसके साथ साथ कुछ योगासना जैसे कि अभी मतलब शो करेंगे भी हमारे जो योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, मकरासन है, वो सब क्रियाएं कर सकते हैं। वक्रासन है, वो क्रियाएं कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, है ना, और पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी हैं और उनको रेगुलरली करनी चाहिए। और उसका प्रैक्टिस मतलब उनको कैसे परफेक्ट वे में करना है वो अभी हमारे इंस्ट्रक्टर्स आपको शो करेंगे। बिल्कुल दर्शकों, तो हम कुछ ही देर में आपको ये भी बताएंगे कि ये जो योग है करना कैसे है, सही तरीका क्या है, वो मैम के द्वारा अभी हम कार्यक्रम के बीच में ही आपको बताएंगे। मैडम के लिए मैं एक चीज़ और थोड़ा सा आपसे अनुमति लेके चाहूँगी कि डायबिटीज़ में आप मेथी दाना और जिसे कहना चाहिए सिनेमन, वो भी बहुत अच्छा है, तो उसका भी पानी आप रेगुलरली लेते हैं। सो आपके लिए आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, तो ये ज़रूर आप करें। ये हमारी खासियत है कि ये जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, जो हमारी रसोई के अंदर मौजूद है, खाने पीने की चीज़ें ना, उनमें कहीं ना कहीं उस समस्या का इलाज भी मौजूद है। बस हमें एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। किचन हमारी पूरी फार्मेसी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यदि आप अच्छा खाना खाते हो तो आपको दवाई की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, यहाँ एक सवाल मेरे मन में है मैम, अक्सर जो डायबिटीज़ से रिलेटेड सवाल पूछा है लोग, क्या होता है कि डायबिटिक होने के बाद शुगर से परहेज़ कर रहे होते हैं कि अब हम मीठा नहीं खाएंगे। क्या डायबिटीज़ होने से पहले शुगर कंट्रोल करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितनी मात्रा में लेना चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ के पहले भी आप यदि शुगर कंट्रोल करके अपना सारा प्रॉपर वेट यदि आपका प्रॉपर रह रहा है, आपका BMI प्रॉपर है, आपका वेस्ट हिप रेशियो प्रॉपर है, तो नेचुरली जैसे कहना चाहिए ना कि डायबिटीज़ के पहले वाला प्रिवेंशन है, जैसे कहना चाहिए प्री प्रिवेंशन मेथड्स है, वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो उससे आपकी संभावना डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर लेवल रेज करने की अपने आप ही कम हो जाएंगी। यदि आपका बॉडी संतुलित मतलब वेट है आपका और आप फिजिकली एक्टिव हैं, तो आपको परसेंटेज डायबिटीज़ होने का कम हो जाता है। जी, यानी एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है कि बेहतर डाइट के साथ साथ आप योग करें और अपने मोटापे को थोड़ा सा कंट्रोल करें, और वो बेहद ज़रूरी भी है। यहाँ दर्शकों में सवाल पूछना चाहती हैं। जी मैडम बताएं। नमस्ते मैम। नमस्ते, मेरा नाम मीना है। मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हम महिलाएं गृहिणी हैं, हम बाहर नहीं जा सकते योग करने, लेकिन हम घर पर रहकर क्या योग कर सकते हैं, क्या क्या खान पान में ले सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है मीना जी ने, क्योंकि ये जाहिर सी बात है जितने हमारे दर्शक हैं उनके मन में भी ये सवाल होगा कि वो बाहर नहीं जा सकते, बहुत कम वक्त होता है घर के अंदर, तो क्या जवाब है मैम आपका इनके लिए? देखिए, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि यदि आप घर पर भी हैं तो आप अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए। आप पैदल चलिए, पैदल आप चल सकते हैं। कुछ योगासनास हैं जो कि बहुत ही इजी हैं, जो कि आप रेगुलरली कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ताड़ासन आप कर सकते हो, त्रिकोणासन आप कर सकते हो, पश्चिमोत्तानासन आप कर सकते हो, है ना, सर्वांगासन आप कर सकते हो। सूर्य नमस्कार जो है जिसमें कि अपने आप में 12 आसनास हैं, वो आप रेगुलर रूटीन में शामिल कर सकते हो। कुछ वॉल सपोर्ट्स है
घर में अपने पास अवेलेबल है ही सारी जी। चीज़ें, चेयर सपोर्ट से कुछ अच्छे मतलब योगासन जो कि सिंपल हैं बिल्कुल, वो आप कर सकते हो। भुजंगासन आप कर सकते हो। इससे ये क्या, ये आपके मतलब लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ आसन जैसे कि बटरफ्लाई आसन जी। है, वो यदि आप करते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और इससे आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, बॉडी स्ट्रेचेबल भी रहेगी, आपकी बोन्स भी स्ट्रांग रहेंगी। इसके साथ आप अपने डाइट के अंदर कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम और प्रोटीन्स, इनसे रिलेटेड भी चीज़ें अपने डाइट में रखिए। जैसे कई लेडीज़ के क्या बेसिकली क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, सो मैग्नीशियम रिच चीज़ों में आप बनाना अपने डाइट में रखिए। संपूर्ण आहार है वैसे भी वो, कुछ नट्स को अपने डेली डाइट में रेगुलरली रखिए। सब्जियां ज़्यादा होना चाहिए आपके खाने में, रिफाइंड चीज़ें कम होना चाहिए। मिलेट्स को आप अपने खाने में यूज़ कीजिए, क्योंकि बेसिकली देखिए मैम कि कैल्शियम की डिफिशिएंसी, आयरन की डिफिशिएंसी लेडीज़ में ज़्यादा होती है। तो मिलेट्स जो हैं उसके अंदर जैसे जौ है, बाजरा है, रागी है, कोदो है ना, नाचनी है, तो इंस्टेड ऑफ व्हीट चपाती के यदि आप ये चपाती रिप्लेस करते हैं डाइट में तो वो काफ़ी अच्छी रहेगी। एसिडिटी की समस्या है तो थोड़ा सा अजवाइन के दाने या सौंफ के दाने आप उस चपाती में बनाते समय यूज़ कर सकते हैं। सैलेड्स आप रेगुलरली खाइए। खाने के साथ आप सुबह शाम दोनों टाइम आप एक एक ग्लास छाछ भी पीते हैं तो आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि बेसिकली क्या है कि सारी बीमारियां आपके पेट से संबंधित होती है। जैसे नेचुरोपैथी में भी कहा गया है कि यदि आपका पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले आपके पेट के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए। यदि पेट हेल्दी रहेगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, आपका मेंटल लेवल भी अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, और आपकी बोन हेल्थ, आपका स्किन, क्योंकि लेडीज़ में बेसिकली स्किन ग्लो और मतलब हेयर के लिए, स्किन के लिए बहुत रहता है उनका, सो वो सारी चीज़ें भी अच्छी रहेंगी। अपने डाइट को, अपनी जो डाइट प्लेट है उसको कलरफुल बनाओ। जितने भी फल हैं उनको, बेसिकली सिट्रस फल यदि आप खाते हैं तो वो आपकी सौंदर्य में भी वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी देंगे, और आप में जिसे कहना चाहिए कि उसके अंदर विटामिन सी होने के कारण आपको आयरन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा देंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो खट्टे फलों को अपने डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करें, जिससे कि कहीं ना कहीं आपकी स्किन को भी ग्लो करेंगे। स्किन को भी ग्लो करते हैं, महिलाओं के लिए तो वो बेहद जरूरी होता है। और आयरन अच्छा एब्जॉर्ब करेंगे तो बेसिकली आप में थोड़ी ताकत भी रहेगी शरीर में। पर मीना जी के मैम इतने खूबसूरत सवाल के साथ एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश की महिलाओं का सोचा। जाहिर सी बात है, क्योंकि अपना स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब महिलाएं खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी तभी तो परिवार सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा। यहाँ बात स्वास्थ्य की हो रही है, महिलाओं में मैंने अक्सर देखा है और कहा जाता है कि आप ब्रेकफास्ट जो है वो किंग की तरह कीजिए, आप लंच जो है वो थोड़ा नॉर्मल कीजिए, और रात का जो खाना है वो बिल्कुल लाइट कीजिए, ना के बराबर। लेकिन जो घर की महिलाएं हैं वो सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही स्किप करती हैं। वो ब्रेकफास्ट कितना ज़रूरी है मैम? देखिए, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट यदि आप स्किप करते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल मॉर्निंग से ही ठीक नहीं रहता। फिर आप कुछ भी चीज़ें, जब आपको एकदम से भूख लग जाती है फिर आप बहुत सारा खा लेते हो, जिससे कि आपको वेट गेन की प्रॉब्लम फर्स्ट हो जाती है। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है ना, सो वो भी आपके वेट गेन के लिए प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है सारा, तो वो है। उससे संबंधित फिर आपकी एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपका हेडेक होना, माइग्रेन होना कई लोगों को, वो भूखा रहने के कारण ही होती है। सो भूखा रहना या ब्रेकफास्ट ना करना सुबह से, और एट स्ट्रेच आप लंच कर रहे हो, आप थोड़ा खाओ ब्रेकफास्ट में। मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल अच्छा खाओ, थोड़ा खाओ जिसमें कि आपका प्रोटीन्स रिच हो। थोड़े से आप मुट्ठी भर नट्स खा सकते हो, एक ग्लास मिल्क पी सकते हो, कुछ स्मूदीज ले सकते हो, कोई जो आपका सीजन का फल है जैसे कि केला है, एप्पल है, इसको आप अपने मतलब ब्रेकफास्ट के अंदर रख सकते हो, है ना, तो वो अच्छा रहेगा। और उसके साथ में यदि आप अच्छा ब्रेकफास्ट में की बात करते तो जैसे ओट्स है या किनवा है, सो वो उसमें भी बेसिकली हाई फाइबर कंटेंट अच्छा है, प्रोटीन्स कंटेंट अच्छा है, और अदर मिनरल्स भी हैं, सो वो आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें। मतलब ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन ब्रेकफास्ट करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चाय के साथ ब्रेड खानी है। आपको अच्छा ब्रेकफास्ट करना है पूरा प्रॉपरली। आप कुछ फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली या ढोकला या रख सकते हो, या कि रागी का पॉरेज रख सकते हो, है ना, तो इस टाइप की चीज़ें आप अपने ब्रेकफास्ट में रखें जो कि आपको शरीर को ताकत भी दे और मतलब आपकी कोई डिफिशिएंसीज भी नहीं होने दे। बिल्कुल, और ये हम ना सिर्फ यहाँ मौजूद महिलाएं बल्कि जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं उन सभी से कहेंगे कि घर में जो महिलाएं हैं
खुद का भी ध्यान रखें और जो परिवार के सदस्य हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि जो घर की महिला है वो परिवार के लिए नाश्ता बना रही है मगर वो खुद भी नाश्ता ज़रूर करे, क्योंकि वो उसकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। और अच्छा नाश्ता करें, और अच्छा नाश्ता करे जो उसके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा समय अच्छे नाश्ते के लिए दीजिए, बनाइए, खुद भी खाइए और थोड़ा सा व्यायाम को दीजिए। एक योग की क्रिया, थोड़ा सा समय योग को भी दे लीजिए, अपनी सेहत के लिए भी देख लीजिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगी ना तभी परिवार खुशहाल होगा और जिंदगी खूबसूरत होगी और जिंदगी चलती रहेगी। जैसे हमारा आज का प्रोग्राम है, चलती रहे जिंदगी, क्योंकि इस खूबसूरत जिंदगी को चलाने के लिए ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि जो जिंदगी चलती है ना वो उसके लिए हेल्दी जिंदगी होना जरूरी है। तो इस हेल्दी जिंदगी के नाम एक बार जोर से क्लैपिंग होना चाहिए। इस क्लैपिंग में भी क्या खास बात होती है ना मैम, ना सिर्फ आसपास के माहौल में एक ऊर्जा भरती है बल्कि चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि खुशी मतलब जो है जाहिर करते हैं जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, मतलब ताली बजाना बेसिकली मतलब प्रसन्नता की निशानी है कि हम प्रसन्न हैं। बिल्कुल, और हम ऐसे ही प्रसन्नता के साथ अपनी जिंदगी जीते रहें। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर अब जो है हमारा देश जागरूक हो चुका है। आप में से सवाल पूछना चाहती है जी, वो बताएं। हेलो मैम, मेरा नाम अनुष्का खर्रा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल सभी गर्ल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम काफ़ी देखी जा रही है, जिससे हमें इरेगुलर पीरियड्स फेस करना पड़ रहा है। तो हम ऐसी क्या योगा या फिर डाइट प्लान कर सकते हैं जिससे हम इसे क्योर कर सकें? देखिए, पीसीओडी के लिए मुझे ये कहना है, मैं स्पेशली इनका आंसर तो दूंगी, पर मैं मदर्स को ज़रूर कहूँगी कि शुरुआत से अपनी बेटी के डाइट की तरफ ज़रूर ध्यान दें। उसका वेट कभी नहीं बढ़ने दें जी, अच्छा खाना उनको खिलाएं। और पीसीओडी जो आजकल जी समस्या बेसिकली हो रही है उसका कारण ही बैड लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग प्रैक्टिसेस हैं। मतलब हो सकता है कि जब तक वो मदर्स का कहना मानती रही होंगी तब तक अच्छा खाना खाती रही होंगी, फिर नेचुरली हॉस्टल्स में चले जाते हैं या बाहर का आउटसाइड फूड ज़्यादा खाने लग जाते हैं, जिसमें कि जैसे कि अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें हैं या रिफाइंड चीज़ें हैं जो कि आपके ग्लाइसेमिक लोड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, शुगर कंटेंट बॉडी के अंदर बहुत बढ़ा देती हैं। तो ऐसी चीज़ें अपने को नहीं खाना, बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा नहीं आपके डाइट में रखिए। फैट्स भी खा रही है तो वो बाहर का यदि खाना खा रही है तो उसके अंदर मेयोनीज बहुत ज़्यादा होता है या बैड फैट्स होता है, तो जो कि बॉडी के अंदर जाकर बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। और इन्फ्लेमेशन ही बेसिकली बहुत सारे डिजीज़ का कारण है, जैसे कि पीसीओडी का है या अपन फैटी लिवर की बात करते हैं। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ जो बेसिकली है वो हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और हार्मोन्स को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको वेट की तरफ ध्यान देना है, आप कैसा खाना खा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना है। और थर्ड है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स के लिए योग का सपोर्ट लेना है। तो पीसीओडी के लिए भी योग बहुत ही फ़ायदेमंद है और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, बहुत सारी रिसर्चेज उस पर हो गई हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उस पर। सो पीसीओडी के लिए बेसिकली जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छे मतलब एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं या सर्वांगासन है, विपरीत करनी है, या बेसिकली आपके एब्डोमेन से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो सारी पीसीओडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको रेगुलरली करना ही चाहिए। तो जब आपका वजन कम होता है, अच्छा डाइट आप लेते हो। अच्छा, इसके साथ पीसीओडी में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, आपका स्लीपिंग पैटर्न जी, आपकी साउंड स्लीप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वहाँ पर कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल जनरेट होता है, सो उसमें भी एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ जाती है, तो उसके कारण भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। सो आपका स्लीप पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स के लिए आप कुछ प्राणायाम, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, इन प्राणायाम्स को भी अपने रेगुलर रूटीन में शामिल करें। मैम, खाने में क्या बदलाव लाके, क्योंकि पीसीओडी की समस्या एक ऐसी समस्या हो गई जो अक्सर कम उम्र की बच्चियों में भी देखी जा रही है, ना सिर्फ बड़ी महिलाओं के अंदर, बहुत बच्चियों को ये शिकायत होती है। खाने के जरिए वो कैसे उसको ठीक कर सकती है, भोजन कैसा होना चाहिए? देखिए, इसमें आपका हाई फाइबर, हाई प्रोटीन्स ये आपको डाइट में रखना है और अच्छा गुड फैट्स भी। सो आप कुछ नट्स या सीड्स का इसमें बहुत अच्छा रोल है, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स है, अलसी के जो बीज हैं, तो वो रेगुलर अपने डाइट के अंदर शामिल करें। कुछ डिटॉक्स वाटर जैसे कि मेथी दाना का पानी है, त्रिफला वाटर है, ये रेगुलर उनके डिटॉक्स में शामिल होना चाहिए। हर उनके एवरी मील्स में प्रोटीन्स होना चाहिए, भले ही वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, क्योंकि प्रोटीन्स
यदि आपके बॉडी के अंदर अच्छा है तो हार्मोन्स भी प्रॉपरली वर्क करते हैं। और शक्कर की मात्रा कम, मतलब लो कार्ब्स डाइट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके डाइट में होना चाहिए जिसमें कि फाइबर सोर्सेज अच्छा हो, लेकिन रिफाइंड जो चीज़ें हैं, रिफाइंड फ्लोर्स कहें या शुगर कहें, वो चीज़ें कम होना चाहिए। और बाहर का जो फास्ट फूड है और रेडी टू ईट जो कि जल्दी भी बनता है और कम प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन देते हैं। तो सॉल्ट तो है ही उसके अंदर, बाकी भी ऐसे प्रिजर्वेटिव्स उसमें यूज़ होते हैं जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं है और इन्फ्लेम्ड करते हैं बॉडी को। तो इन चीज़ों को भी उनको खाने में ध्यान रखना ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डाइट के अंदर मैग्नीशियम, जिंक, इसके लिए लीफी वेजिटेबल्स को रखिए और फलों में खट्टे फलों को आप अपने रेगुलर डाइट के अंदर शामिल रखिए। तो नेचुरली ये चीज़ें, मतलब पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम है तो बेसिकली लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपका लाइफस्टाइल ठीक होते साथ ही ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं इसमें ये चीज़ें भी कहूँगी, जैसे डायबिटीज़ भी रिवर्सल है, पीसीओडी भी जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हो या डाइट को प्रॉपरली ध्यान रख रहे हो तब तक तो वो ठीक रहेगी। जहाँ आपने उसको ध्यान नहीं देना बंद कर दिया तो नेचुरली आपको फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मतलब आप ये कभी भी मत सोचिए कि पीसीओडी है तो आपने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने योग कर लिया या डाइट को फॉलो कर लिया और वापस हम उसी बैड रूटीन पे आ गए तो वो वापस रिवर्स हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपके लाइफस्टाइल को, आपके ईटिंग पैटर्न को आप बहुत हेल्दी और अच्छा बनाइए। तो अनुष्का को अपना जवाब मिल गया होगा और उम्मीद है कि उसके साथ ही हमारी जो और भी बच्ची हैं, दर्शक हैं, वो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगी। यहाँ एक सवाल है बच्ची का, बताएं। नमस्ते मैम, मेरा नाम मल्लिका सोनी है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल यंग जनरेशन जिम को काफ़ी प्रेफर करती हैं, तो क्या हम जिम और योगा दोनों साथ में कर सकते हैं? हाँ अनुष्का, आप जिम और योगा कर सकते हो साथ में, क्योंकि जिम भी अपने आप में एक्सरसाइज के लिए काफ़ी अच्छा है। बेसिकली वो मसल स्ट्रेंथ पे वर्क करता है, आपकी स्ट्रेंथन पे वर्क करता है ना। लेकिन योगा में और कई लोग जिम्स में वेट ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन बॉडी की जहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी की बात है वहाँ योगा का कोई जवाब नहीं है। सो बॉडी की यदि फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट करनी है तो वहाँ आपके योगासनास को भी आपके रूटीन में शामिल करें। आपके जिमिंग एक्सरसाइजेस के साथ में आप योगा को भी वीक में 3 या 4 दिन, 3 दिन तो आप कम से कम योगा करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो उससे क्या कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा योगा जो है वो आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे भी वर्क करता है। जैसे कि भी हार्मोन्स की बात हमारी चल रही है तो हार्मोन्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। और प्रॉपरली सर्कुलेशंस होना, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना, आपका गट हेल्थ ठीक होना, पर्टिकुलर उस ऑर्गन का भी प्रॉपर वर्क करना, उसके लिए भी यदि आप योगा करते हैं, जैसे डायबिटीज़ की बात की हमने, अर्ध मत्स्येंद्रासन की बात की, तो पर्टिकुलर उस बॉडी से वो आसनास यदि आप करते हैं तो पर्टिकुलरली जैसे पेंक्रियास प्रॉपरली वर्क करेगा तो नेचुरली आपके डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो इंटरनल ऑर्गन्स पे भी काम करता है योग, तो योग हमेशा सर्वोपरि है। यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आया है जहाँ बात की है कि जिम और योगा की। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग जिम शुरू करते हैं, हैवी वर्कआउट करने लग जाते हैं, वो फ़ायदे की जगह नुकसान देने लगता है। कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं कि उन्हें बैक में प्रॉब्लम होने लगी है, कुछ और समस्याएं हो गई। हैवी वर्कआउट कितना नुकसानदायक हो जाता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक जिमिंग की बात है आप या कोई भी एक्सरसाइज की बात है, मैंने पहले भी कहा कि वार्म अप आपका प्रॉपर होना चाहिए, है ना। जब आपकी बॉडी वार्म होती है तो आप प्रॉपरली वर्कआउट करते हैं। और अति सर्वत्र वर्जित, ये हम हमेशा कहते हैं, तो अति किसी भी चीज़ की नहीं करनी है। आप अपनी बॉडी की पहले स्ट्रेंथ जानिए कि मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ है कि नहीं। आप एक्सरसाइज करने निकले लेकिन इंटरनल बॉडी का क्या हाल है। तो जब भी आप कोई योगा सेंटर या कोई भी ज्वाइन करते हैं तो मेरा ये हमेशा रहता है कि स्टार्टिंग में आप अपने सारे पैरामीटर्स ज़रूर करवाएं कि आपका B12 लेवल ठीक है कि नहीं, कैल्शियम ठीक है कि नहीं, प्रोटीन्स लेवल प्रॉपर बॉडी के अंदर है कि नहीं। पता चला कि आप कर रहे हो एक्सरसाइज, आप हाथ पैर ही नहीं उठा पा रहे हो, B12 के कारण पैरों में दर्द हो रहा है और हम उसकी जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन नहीं कर पाए। तो एक तो है कि आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए, एक साथ मत करिए। बॉडी की जैसे जैसे आपको बॉडी करता जाए कि भाई नहीं मैं इतना कर पा रही हूँ, तो उसके और आप अपना आगे उसको बढ़ा सकते हैं। और थोड़ा करने के साथ साथ आप बॉडी की इंटरनल चीज़ों को भी, मतलब उसमें आपके खान पान को भी आपको ध्यान में रखना है। आपने एक्सरसाइज करना है, वेट कम करना है, एक जुनून के साथ हम करते हैं, बॉडी को खींचते जा रहे हैं, पता चला बैक में पेन हो गया, बहुत सीवियर पेन हो गया। अच्छा, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किसी के सुपरविजन में ज़रूर करें, अदरवाइज यदि आप बेड पोस्चर करते हो तो उस पोस्चर का कोई फ़ायदा नहीं है। जिमिंग एक्सरसाइजेज में भी आप पर्सनल, जब तक आप किसी को ट्रेनिंग में नहीं लेते हो तो आप
गलत करते जाते हो और गलत करते हो तो कई बार कई बॉडी ऑर्गन्स को उससे नुकसान भी होता है। तो बॉडी की जो एक्सरसाइजेज हैं जो भी आप कर रहे हो तो वो किसी के सुपरविजन में सही पोस्चर में करें जिससे कि आपको सही तरह से फ़ायदा मिले और बॉडी में अननेसेसरी कहीं पेन नहीं हो। और आपके बायोकेमिकल पैरामीटर्स करवा के आप न्यूट्रिशनिस्ट से अपना डाइट प्लान बनवा सकते हैं जिससे कि वो आपको प्रॉपरली फिजिकल एक्टिविटी करने में आपको स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करने जाओगे तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? आपके अच्छे खान पान से। तो प्रॉपर यदि आपने डाइट प्लान बनाया हुआ है सो उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक्सरसाइज कर पाते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी लंबी चलती है। यहाँ मैम मेरे जहन में एक सवाल है, जहाँ आपने बात की कि आपका डाइट प्लान होना चाहिए जी। अक्सर देखा जाता है कि लोग वर्कआउट के बाद तो मील प्रॉपर लेते हैं लेकिन प्री वर्कआउट मील नहीं लेते, वो अवॉइड करते हैं, चाहे वो योग कर रहे हों चाहे वो जिम जा रहे हों। प्री वर्कआउट मील कितना ज़रूरी है और क्या होना चाहिए उसमें? देखिए, प्री और पोस्ट वर्कआउट मील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कई लोग जो है एकदम ही भूखे पेट ही आ जाते हैं, इवन पानी भी नहीं पीते, जबकि अर्ली मॉर्निंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 1 से 2 ग्लासेस नॉर्मल पानी पी के आए। फिर आप उसके बाद सौंफ का पानी, जीरे का पानी, जो भी आपको रिकमेंडेशन में है, लेमन वाटर, कुछ ना कुछ डिटॉक्स आप अपना पी करके आए, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ में आप कम से कम कुछ नट्स, सीड्स या रेजिन्स वाटर, जो कि पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है हार्मोन्स इम्बैलेंसेस में, सो वो आप अपना जो भी आपका रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लेकर के आए। सो ये आपके प्री इसमें है। कई लोगों को जिनको कि बहुत वीकनेस की प्रॉब्लम है वो बनाना भी खा करके आ सकते हैं प्री वर्कआउट मील में, है ना। कई लोग कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। सो वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी के मतलब आपकी बॉडी कैसे अलाउ कर रही है, कैसे उस पर रिएक्ट कर रही है, तो वो आप ज़रूर लीजिए। और जब भी आप वर्कआउट के लिए आएँ तो अपने साथ में पानी की बड़ी बॉटल ज़रूर साथ में लाएं, जिससे कि आपको ज़रूरत पड़ने पे आप धीरे बीच बीच में बॉडी को हाइड्रेट भी करते रहें। यहाँ शायद हमारे दर्शकों का एक सवाल और है। जी, क्या आप पूछना चाहेंगी? नमस्ते मैम, मेरा नाम पौरवी सोनी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि गर्ल्स में पीरियड क्रैम्प्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसी कौन सी डाइट है जिसे लेने से वो और प्रॉब्लमैटिक बन जाती है, और कौन से योगा आसन्स करने से हमें रिलीफ मिल सकता है क्रैम्प्स में? बॉडी में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम? पीरियड क्रैम्प्स में। पीरियड क्रैम्प्स के लिए देखिए, क्रैम्प्स की यदि प्रॉब्लम है तो पीएमएस कई लोगों को होता है, कई लोगों की शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को ब्लीडिंग के दौरान प्रॉब्लम होती है। तो इसमें भी मैं वाटर कंटेंट को ही कहना चाहूँगी कि अच्छा गुनगुना पानी, नींबू पानी, ऐसा आप पिए। अच्छा, इसमें हर्बल टीज भी बहुत यूजफुल हैं। कैमोमाइल टी हो गया और जिंजर वाटर हो गया, सिनेमन टी हो गया, तो ये खूब फायदे करते हैं इस समय। तो ये आपको लेना चाहिए, बॉडी को रिलैक्स करने का भी काम करते हैं। ये रखिए, आप सूप्स वगैरह अपने डाइट में रखिए। अच्छा, इस समय जो नहीं खाना है वो आपकी सॉल्टी चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें हैं जी। क्योंकि इस समय मूड स्विंग्स होते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने चॉकलेट खा लेना है, हाँ। या जो भी चीज़ आपने मंगवा ली के खा ली, तो उससे बॉडी में और इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो इस समय क्रेविंग्स भी होती हैं, क्योंकि सो आपको यदि सॉल्ट की क्रेविंग है तो अपने बाहर से फास्ट फूड मंगवा के खा लिया, ऐसा नहीं खाना है। जब भी आपको पीरियड क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है तो बॉडी को एक तो रिलैक्स रखिए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए। ये हर्बल टीज और इनको भी आप कॉन्कॉक्शंस को काम में ले सकते हैं जो आयुर्वेदिक है। त्रिफला वाटर बहुत यूज़फुल है इसके लिए। और उसके अलावा आप खाना जो है वो घर का बना हुआ खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसमें अच्छी तरह से शामिल हो, प्रोटीन्स का इंटेक रखिए, दाल ज़रूर खाइए गर्म, और ईजी टू डाइजेस्ट, क्योंकि इस समय कई बार क्या होता है कि पेट में बहुत ज़्यादा आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है और इतना ज़्यादा बैक पेन वगैरह होता है तो आपका मन नहीं करता। तो आप हल्के मील्स खाइए, जैसे कि दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, वेजिटेबल ओट्स को खाइए, दाल का, मूंग दाल का चीला बहुत अच्छा है, उसको आप दही से खाइए। दही, छाछ, लस्सी आप अपने डाइट में रखिए, जिससे कि आपका एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं हो, क्योंकि वाटर रिटेंशन होता है, पेट उस समय नेचुरली आपको लगता है फूला फूला सा लग रहा है, तो आपको भूख नहीं लगती है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा मील खाइए। सॉर्टेड वेजिटेबल्स खाइए, पनीर को खा सकते हैं, टोफू आप अपने डाइट में रख सकते हैं। यानी फूड और योग के जरिए आप उसको कर। सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो हमारे देश की बच्चियां हैं ना, वो जागरूक हो रही हैं, तो पीरियड से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पे भी खुलकर चर्चा कर रही हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पा रही हैं। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका वो ध्यान रखकर बेहतर स्वास्थ्य जीवन कर सकती हैं और अपनी लाइफ को अच्छा कर सकती हैं। जहाँ बात आपने की है योग की, तो क्यों ना हम योग के जरिए देख लेते हैं डेमो योग का, कि कैसे आसन करना चाहिए, प्रॉपर तरीका क्या होता है। तो मैम, अब आपसे हम वो आसन के बारे में जानना चाहेंगे कि योग का आसन किस तरीके से किया जाता है। योगासन के लिए हम बुलाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम योगासन के लिए बुलाएंगे। तो हमारी जो योग एक्सपर्ट हैं उनसे हम कहेंगे कि वो मंच पर आएँ और योग की शुरुआत करके बताएं कि किस तरीके से प्रॉपर योग किया जाता है।
संगीता जी और चेतना कुमावत जी को मैं स्टेज पर इन बुलाना दोनों के चाहूंगी। लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं। अभी तक हमने जिन आसनों के बारे में बात की वो आसन अभी आपको ये करके दिखाएंगे, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप लोग रेडी हैं जी? तो सबसे पहले हमें किस बारे में बताएंगी, कौन सा आसन बताएंगे? अब सबसे फर्स्ट जो योग क्रिया का प्रदर्शन है उसमें हम सूर्य नमस्कार को ले रहे हैं जी। अच्छा, इसमें अपने पूरे 12 आसनास होते हैं और इनका डेमोन्स्ट्रेशन ये दिखाएंगी। ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफ़ी अच्छे हैं, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जिनकी नहीं होती उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि संपूर्ण बॉडी का व्यायाम है। इसलिए आपने यदि ये एक्सरसाइजेस कर लिया, यदि आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करें। ये है नमस्कार मुद्रा के बाद हम आए हस्त पादासन की तरफ। देखिए बॉडी पूरा नीचे तक अब ये अश्व संचालन मुद्रा है। ये हम बोलते हैं बेसिकली प्लैंक में आपने चतुरंग दंडासन। ये साष्टांग नमस्कार जैसे हम करते हैं उस टाइप की मुद्रा है। भुजंगासन है, बेसिकली लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके बैक स्ट्रेंथन के लिए काफ़ी अच्छा है, इवन हैंड स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये है सूर्य नमस्कार की जो क्रियाएं। अब हम नेक्स्ट करेंगे कुछ बैठकर करने वाले आसनों के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले वक्रासन करेंगे। ये बेसिकली थायराइड के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसी में ही आगे यदि किसी को उसकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो अर्ध मत्स्येंद्रासन की तरफ भी जा सकते हैं, तो वो उसका वेरिएशन पोज है, तो वो भी कर सकते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये जिनको टमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहता है या थायराइड और डायबिटीज़ के लिए तो है ही, साथ साथ महिलाओं से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनके लिए भी ये आसन काफ़ी अच्छा है। नेक का भी देखिए, आपने देखा होगा पूरा बैक जा रहा है, सो नेक भी आपका पूरा ट्विस्टिंग की तरफ है। अब करेंगे भद्रासन जो कि पीसीओडी और पीसीओएस के लिए काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आसन करेंगे वज्रासन। ये जो मुद्रा है वज्रासन की, ये मैं ज़रूर नाइट जी कहना चाहूँगी कि खाने के बाद सबको, जिनको कि घुटने की प्रॉब्लम नहीं है, उनको कम से कम 15 से 20 मिनट अपनी क्षमता अनुसार इस आसन में ज़रूर बैठना चाहिए। इससे आपका डाइजेशन प्रॉपर रहता है, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होता और मतलब काफ़ी रिलैक्सेशन वाला, एसिडिटी की जिसको समस्या है उनके लिए काफ़ी अच्छा आसन है वज्रासन। सो इस कंडीशन में आप बैठ करके चाहें तो प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं या कोई बुक भी पढ़ सकते हैं। मतलब इस आसन में आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को छोड़ सकते हैं। सो इससे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो बहुत अच्छा वर्क करेगा, डाइजेशन के लिए अच्छा है जी। नेक्स्ट करेंगे गोमुखासन। अब हम नेक्स्ट करेंगे कुछ ऐसे आसन जो कि सभी में काम आ जाते हैं, जो कि करीब करीब सभी के लिए अच्छे हैं, जो भी डायबिटीज़ है, थायराइड है, महिलाओं से रिलेटेड है। और सेतुबंधासन, सेतुबंधासन से आपको डाइजेस्टिव से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सेतुबंधासन कर सकते हैं। सो इस टाइप से यदि आप ये क्रियाएं करते हैं रेगुलर रूटीन में तो आपके हेल्थ को इससे काफ़ी फायदे मिलते हैं। आ जाइए वापस धीरे धीरे। यानी इन योग में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप योग प्रॉपर तरीके से करें, साथ में जब आप अपने ओरिजिनल पोस्चर में आएँ तो बहुत आराम
संगीता जी और चेतना जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल संगीता जी और चेतना जी, बहुत अच्छे ढंग से आप दोनों ने जो है योग की क्रियाएं बताई हैं, और जिस तरीके से अंजलि मैम ने बताया है कि कौन से ये योग हैं जो आप अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को ये क्रियाएं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करके दिखाई। और इसी के योग के सबसे साथ पहले आप इनके लिए प्राणायाम तालियां बजाई जाएं। अब आप अपने स्थान पर जाकर बैठे। तो ये योग क्रियाएं मैम हमने देखी कि किस तरीके से छोटी क्रियाएं हैं, सही तरीके से कर सही आहार के साथ आप अपनी संतुलित जीवन शैली जी सकते हैं। यहाँ हमारे दर्शकों में एक सवाल है जो पूछना चाहते हैं। जी पूछें। नमस्ते मैम, मेरा नाम रेखा है। मेरा सवाल है कि 40-45 की उम्र में महिलाओं को पीरियड्स जाने का टाइम होता है, उस टाइम पे अपन को क्या खान पीन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य और हेल्दी रहे, या कोई योगा वगैरह भी करना चाहिए? जी डेफिनेटली, जो मेनोपॉज का टाइम होता है, आपका पीरियड्स जाने का टाइम है ना, तो उस समय महिलाओं के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स होना या वेट बढ़ना या इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, ये सब हॉट फ्लैशेस आना, पसीना आना बहुत ज़्यादा। तो इन सब को करने मतलब इन सब से थोड़ा सा आपको समस्या से कम आपको निजात मिल पाए, इसके लिए आपको अपने डाइट के अंदर कुछ चीज़ें ज़रूर रखनी है, जिसमें कि हम सोयाबीन को सबसे ज़्यादा कहते हैं, जिसके अंदर आइसोफ्लेविन्स होते हैं। सो सोयाबीन बहुत अच्छा है, अखरोट बहुत अच्छा है, और फ्लैक्ससीड मतलब अलसी के जो बीज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए इस समय, वो रेगुलर डाइट में रखिए। और उसके अलावा फाइबर और प्रोटीन्स पे अच्छा कंट्रोल रखिए, क्योंकि प्रोटीन्स यदि आपके रेगुलर डाइट में रहेगा तो आपकी जो इस समय मसल्स मतलब वीक होने लग जाती हैं, तो उसके लिए भी अच्छा है कि आप प्रोटीन्स को, कैल्शियम को और आयरन को, इनको भी अपने डाइट में रखिए शामिल। तो रेगुलरली आप फल भी अच्छे से खाइए, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें खाइए, दालें खाइए अपने डाइट के अंदर। सो उससे आपका डाइट प्रॉपर रहेगा और बॉडी में स्ट्रेंथ भी मिलती रहेगी। जहाँ तक योगासनास की बात है या एक्सरसाइज की बात है, तो रेगुलर इस समय भी आप यदि 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो पोस्ट मेनोपॉजल आपको एक्सरसाइज करने से काफ़ी फ़ायदा मिलते हैं। मतलब एक तो ये जो सिम्टम्स आते हैं वो आपको कम फील होते हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो कई लोगों का वेट बढ़ जाता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ जाती है, बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो खाने में अपने को ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें न खाएं, घर का बना हुआ खाएं खाना, सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, और शक्कर को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें अपने खाने में, तो वज़न अपने आप कम रहेगा, तो आपको ये जो मेनोपॉज वाली प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर नहीं रहेंगी। बहुत खूब मैम, कितनी छोटी और आसान चीज़ है कि आप अपने भोजन के ज़रिए और कुछ योग आसन के ज़रिए एक बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आई, हमारे जो यहाँ ऑडियंस मौजूद हैं और जो हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन के ज़रिए आपको देख रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका मन भी नहीं भरा होगा जिस तरीके से हमें लग रहा है कि बस हम आपसे सुनते ही जाएं कि कैसे एक स्वस्थ जीवन शैली होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि वक्त का तकाजा होता है कि नहीं, इस बार अलविदा लीजिए अगली मुलाकात के लिए। पर आप अंजलि मैम यहाँ आए, आपसे सेहत से जुड़ी, योग से जुड़ी बहुत सारी बातें जानी, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर सी बात है कि हमारे सभी दर्शक यहाँ मौजूद भी और जो हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल जिएंगे, अच्छा खाएंगे, ना सिर्फ खुद का बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तभी तो ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। और मैम आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अब एक्टिव हो रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, इसी तरीके से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और हाँ, ना सिर्फ 21 जून को योग दिवस के दिन बल्कि हर दिन अपनी जीवन में योग को ज़रूर अपनाएं, योग अपनाएं और सारे रोगों को दूर भगाएं। क्यों मैम, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही कहा। और इसी बात पे हमारे जो यहाँ दर्शक मौजूद हैं उनके लिए और हमारी खूबसूरत मैम के लिए जिन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी सेहत से जुड़ी बातें बताई, ज़ोरदार तालियां होना चाहिए।